वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम इटली का एकीकरण देखेंगे। पिछली बार हमने जर्मनी का एकीकरण देखा था। यूरोप में राष्ट्रवाद इसका ये छठा पार्ट है। ये जर्मनी के 10 साल पहले हुआ था, यानी जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में, उससे 10 साल पहले इटली का एकीकरण हो चुका था। वही हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपके और मेरे प्रयासों या एफर्ट से जर्मनी का एकीकरण हमने कर लिया था, ऐसा मत समझ लेना। ऑटो वन बिस्मार्क नाम के आदमी यानी प्रमुख मंत्री प्रशासक के, उसने जर्मनी के एकीकरण किया था। तो शुरुआत में हम यानी जोग्राफिकल कंडीशन देखेंगे कि क्या थी जोग्राफिकल कंडीशन इटली की, यानी परिस्थितियाँ क्या थी इटली की, कि एकीकरण के लिए समस्या क्या थी, वही हम देखेंगे शुरुआत में। और पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि इटली के एकीकरण को विस्तार में लिखो। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, स्लो करके देखना ताकि समझ में आए। और सिर्फ देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सिर्फ वेस्ट है, यानी आप सिर्फ वॉच करेंगे देखेंगे तो वो वेस्ट है। तो मेरे ख्याल से तो आप पेन लो, पेंसिल लो या कुछ भी लो और लिखो, शॉर्ट में तो लिखो। तो शुरू करते हैं हम पढ़ना। तो हमने क्या देखा था, जर्मनी की तरह इटली का राजनीतिक विघटन का लंबा इतिहास है। मतलब क्या, हमने देखा था ये पूरा जर्मनी का ऐसा मैप था, कुछ तो ऐसा ही था शायद, ऐसा यानी अभी के जर्मनी का मैप था, ये अभी बनाया हुआ है ऐसा यूनिफाइड, यानी वो एकत्रित हो चुका था, उसका मैप था। लेकिन उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, वो इसे विघटन कहते हैं, यानी डिवाइड था, यहाँ एक पार्ट, यहाँ ऐसे डिवाइड था। उसी प्रकार हमें यह बताया गया है कि सेम टू सेम जर्मनी के तरह इटली के डिवाइड यानी इटली के विघटन का भी एक लंबा यानी बहुत बहुत लंबे समय से चलता आ रहा इतिहास है। वो क्या है वो हम देखेंगे। यानी इतिहास मतलब क्या, जोग्राफिकल कंडीशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन राज करता था। तो यहाँ पर यानी जर्मनी में क्या, राजा के साम्राज्य मतलब वंश राज करते थे जर्मनी में। उसी प्रकार इटली में भी सेम कोई ना कोई राजा राज करता होगा। राजतंत्र था तब, आपको पहले से पढ़ रहे हैं आप तो पता है। तो राजतंत्र यानी राजा का ही राज था। वही यहाँ पर दिया गया है कि की तरह यानी जर्मनी के सेम यानी जर्मनी की तरह इटली का एक राजनीतिक विघटन यानी डिवाइड होने का एक लंबा इतिहास है। वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था और वहाँ पर भी राजा ही राज करते थे। वही यहाँ पर दिया गया है। 19वीं सदी यानी ये 19वीं सदी का इटली का नक्शा है। 19वीं मतलब 1800वीं सदी, 1800वीं सदी यानी यानी ऐसी होती है 19वीं सदी। 19वीं सदी में क्या था कि इटली था ना, वो 7 यानी राज्यों में डिवाइड था, 7 उसके हिस्से बन गए थे। यानी आपको समझाता हूँ, ये रुको, ये यहाँ पर ये यहाँ पर देख सकते हैं इटली का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वो इटली ना ऐसे छोटे छोटे 7 पार्ट्स में डिवाइड था। यहाँ पर एक राजा, यहाँ पर एक राजा, यहाँ पर एक, ऐसे उसके 7 टुकड़े थे, यानी ऐसा हम कह सकते हैं। अभी का इटली ये ऑरेंज कलर के बॉर्डर में आप दिख रहे हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन उसके 7 छोटे छोटे टुकड़े थे तब। वही हमें बताया गया है। और वो कौन कौन से थे तो मुख्य बताए गए वो मैप के जरिए आपको। यानी पहले एक जोग्राफिकल कंडीशन दे देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यानी ऐसा लगा कि भाई कुछ तो अच्छा बता रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो हम जोग्राफिकल कंडीशन से शुरू करते हैं, आपको कोई एतराज़ ना हो तो। वैसे तो आपको एतराज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इटली का मैप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे लेता हूँ, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इटली का मैप है पूरा। तो यहाँ पर बीच में कौन यानी सेंटर में इटली को हम 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेरी उंगलियां देखो 4। तो यहाँ पर अब सेंटर में पोप शासन था। पोप शासन मतलब को आपको यानी भाई पोप शासन मतलब कौन, तू तो बता रहे पोप शासन मतलब थे जो यानी धर्मगुरु होते ना, क्रिश्चियन के धर्मगुरु, उनका शासन था। यानी धर्मगुरु का दबदबा था सेंटर में, ऐसा हम कह सकते। पोप शासन उसे कहते थे। यहाँ पर उसके नीचे क्या था, स्पेन के बुर्बो यानी जर्मनी के क्या हेम्सबर्ग जर्मनी में राज करते थे प्रशा के, या कोई अलग राजा राज करता था। उसी प्रकार यहाँ पर स्पेन के बुर्बो वंश
सिर्फ फ्रांस का बुर्बो वंश नहीं था, बुर्बो वंश भी अलग अलग जगह पर डिवाइड था। यानी यहाँ पर बुर्बो वंश स्पेन का, फ्रांस का नहीं भाई, फ्रांस का मत लिख के आना, स्पेन का बुर्बो वंश। सेंटर में पोप शासन, लास्ट इसे क्या कहते थे, दो सिसिलियो के राजतंत्र। किस, क्योंकि ये देखो ये सूडोपोडिया जैसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा, यानी इसका शेप के कारण इसे वो नाम पड़ा था, दोनों सिसिलियो का राजतंत्र। वहाँ पर स्पेन के बुर्बो राज करते थे। यहाँ पर पोप शासन मतलब धर्मगुरु, यहाँ पर बुर्बो हो गए। तो ऊपर कौन राज करता है, ऊपर थे ऑस्ट्रिया के हेम्सबर्ग। आपको पता है हेम्सबर्ग साम्राज्य का उदाहरण इसलिए दिया है आपको क्योंकि वो नाम बहुत बार आएगा। तो ऊपर ऑस्ट्रिया के हेम्सबर्ग राज करते थे। तो आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर ऑस्ट्रिया के हेम्सबर्ग, यहाँ पर पोप शासन और यहाँ पर स्पेन के बुर्बो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ये तो हाँ, ये तीन मेजर यानी रूल करते थे। चौथा कहाँ था, तो फिर यहाँ पर आप आइलैंड टाइप देख सकते हैं ना छोटा सा, वो सार्डिनिया पिडमंट, वो पूरे यानी लोकल कह सकते हैं हम, यानी लोकल मतलब जो इटली के थे वही राज वहाँ पर राज करते थे, ऐसा हम कह सकते। यानी इटली के जो लोकल थे जिनको राज करना चाहिए उनके पास तो, रुको, उनके पास तो सिर्फ इतना छोटा सा आइलैंड है भाई, छोटा सा। इटली के यानी जो लोकल है जिनको रियल में राज करना चाहिए उनके पास सिर्फ इतना छोटा सा आइलैंड था। और बाकी पूरा अभी का इटली हम जो देखते वो तो बाकी राजाओं के पास था। कहाँ पर ऑस्ट्रिया के हेम्सबर्ग थे, कहाँ स्पेन के बुर्बो थे, कहाँ पर तो धर्मगुरु का ही शासन था। वहाँ पर राजा नहीं, धर्मगुरु ही अपना मनमानी चलाते थे या दबदबा था, ऐसा हम कह सकते। ये यानी क्या है, ये जोग्राफिकल कंडीशन है तब की, यहाँ पर आप देख सकते। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा तो आप मेरे पीछे बोलो। यहाँ पर पहला कौन, ऑस्ट्रिया हेम्सबर्ग, क्योंकि यहाँ पर वो ऑस्ट्रिया से लग कर था तो ऑस्ट्रिया ने ये हिस्सा कब्जा कर लिया था। तो मेरे पीछे पीछे बोलो, आपको याद हो जाएगा। पहला ऑस्ट्रिया हेम्सबर्गो का राज, दूसरा पोप शासन, तीसरा स्पेन के बुर्बो और चौथा सार्डियनी पिडमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते ये सिर्फ लोकल था और ये बाकी बाहर के शत्रु या ये थे, ये एक राज्य यानी दो सिसिलिया का राज्य। तो ऐसा था, यानी जोग्राफिकल कंडीशन था ये इटली का। तो फिर ये पूरा यानी इतना डिवाइड होने पर, एक दो तीन चार मेजर हिस्सों में डिवाइड होने पर भी ये पूरा एक किस प्रकार हुआ वही हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये यानी आप लिख तो, मैंने बार बार बोला है स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। अगर वो नहीं निकालना तो लिख के रखो। तो मैं ये करता हूँ, हाँ अब निकाल सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो ये जोग्राफिकल कंडीशन आपके बुक में बताई गई है, लेकिन इस प्रकार का मैप नहीं बनाया गया है आपके बुक में। आपके बुक में कंफ्यूज करने वाला मैप बनाया गया है, इसलिए मैंने ये मैप बना के आपको समझा दिया। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फिर से एक बार बोलता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आगे बढ़ते हम। आगे क्या है, हम यानी पिछली बार क्वेश्चन किस प्रकार का आया था मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन दो टाइप के आ सकते, एक तो ऐसा आ सकता है कि एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ बता दो कि इटली के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई, यानी कौन कौन पर्सनालिटीज ऐसी थी जिसने इटली का यूनिफिकेशन करके दिया। पिछली बार जर्मनी में सिर्फ एक था, ओटो वन बिस्मार्क, लेकिन इस बार चार चार थे इटली में, यानी इटली के चार चार हीरो थे, ऐसा हम कह सकते। वैसा क्वेश्चन आ सकता है। या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से लिखो, ऐसा सेकंड क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों एक ही तरह से कैसे लिखे मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर विस्तार से आया ना, यहाँ पर सॉरी विस्तार से आया ना अगर इटली का, तो ये पूरा लिखने का मतलब ये समझाने का कि जोग्राफिकल कंडीशन इस प्रकार की थी, ऐसा ऐसा था, ये राज करते थे, ऑस्ट्रिया के हेम्सबर्ग थे, स्पेन के बुर्बो थे, पोप शासन था, लोकल सिर्फ एक ही शासन था, उनको सिर्फ एक आइलैंड था, ऐसा यानी उनके पास पहले ये सब लिखना, जोग्राफिकल डिफरेंस सब लिखना ये।
कब? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को विस्तार में लिखो। अगर नाम पूछे गएंगे यानी यूनिफिकेशन की में अहम पर्सनालिटीज कौन थी, वैसा पूछा जाएगा तो ये मत लिखना। तो यही मत लिखना, सिर्फ इतना नहीं लिखना और लिखना है अगर इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूछी जाएगी तो यहाँ पर पढ़ते और साथ साथ में किस प्रकार लिखना है वो भी देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये यानी पर्सनालिटीज भी है, उनका काम भी है, और उनका काम ही हमें एकीकरण की यानी विस्तार में लिखो एकीकरण के बारे में, वही उनका काम ही लिखना है सिर्फ ये और ये पर्सनालिटीज। और अगर पिछला नहीं लिखना, सिर्फ पर्सनालिटीज के बारे में पूछा गया तो सिर्फ इतना ही लिखना। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे अहम भूमिका यानी पहला किसने कार्य किया? जुसेपी मेज़ोन। जुसेपी मेज़िन ने क्या किया? यहाँ पर देख सकते हैं आप, जुसेपी मेज़िन। जुसेपी मेज़िन ने क्या किया? यानी यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। ऐसे गुप्त संगठन बनाए। क्यों? क्योंकि उसे इतावली राज्यों को एकत्रित करना था। एकत्रित मतलब यूनिफाई करना था। इतावली मतलब इटली, कोई अलग मत समझ लेना, यानी हिंदी में इतावली और इंग्लिश में इटली या अंग्रेजी में इटली। तो हम पढ़ते हैं कि जुसेपी मेज़िन कौन था? एक क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था। ये क्या थे? असफल हुआ तो ये भी याद रखना। तो ये क्या थे? यंग इटली और यंग यूरोप, यानी गुप्त संगठन बनाए थे। यानी जब क्रांतियाँ हो रही थी तो क्रांतियाँ करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए, लोगों को प्रशिक्षित, यानी चलो भाई अब लड़ना है, अब तो तुमको हम प्रशिक्षित करेंगे, मतलब तुमको सिखाएंगे किस प्रकार लड़ना है, वही हमें दिखाया गया। तो यानी उसने ऐसे संगठन बनाए और वहाँ पर क्रांति के लिए यानी लोगों को सिखाया गया जुसेपी मेज़िन ने। लेकिन ये क्रांति कब हुई थी? 1831 और 1848 के बीच हुई थी, लेकिन ये असफल हो गई। पिछली बार भी मैंने यानी याद दिलाया कि असफल क्रांति है ये। तो इसका नाम क्यों लिया गया? क्रांति तो असफल हो गई, फेल हो गई, तो इसका नाम क्यों लिया गया? हमें पता है 1857 यानी झांसी की रानी, नाना टोपे, इन सभी ने भी क्रांतियाँ की, इनकी भी क्रांति फेल हो गई, तो इनका बलिदान क्या हम व्यर्थ जाने देते? छोड़ो भाई, इनको छोड़ो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा जाने देते? नहीं ना, उन्हें भी याद रखते कि इसने एक चिंगारी फैलाई, वो अब आग बनेगी, इस प्रकार का। यानी शुरुआत जुसेपी मेज़िन ने की, ऐसा हमें बताया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये यंग इटली और यंग यूरोप का संस्थापक था, इसने क्रांतियाँ की थी, और 1831 तो 1848 के बीच में इसकी क्रांतियाँ हुई जो असफल हुई। उसके बाद इस क्रांति को दबा दिया गया। सिर्फ इतना लिखो आपका, यानी पहला पॉइंट। तो यानी अगर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज पूरी पूछी गई तो यहाँ पर 2 मार्क तो आपके पक्के लिख लो भाई। तो आगे हम देखते हैं कि सेकंड इम्पोर्टेंट भूमिका कौन थी सेकंड इम्पोर्टेंट भूमिका, वो देखते। ध्यान से देखो इस नाम को, या नाम को ही, विक्टर इम्नुल द्वितीय, सेकंड। ध्यान से देखो, विक्टर सेकंड, ये एक राजा था। किसका राजा था? जो मैंने बताया ना कि इटली कुछ ऐसा है, रुको, ऐसा है इटली, हाँ यहाँ पर एक ऐसा है, ऐसा बताया था ना। यहाँ पर कौन है? ऑस्ट्रिया के हेम्सबर्ग है, यहाँ पर पोप है, यहाँ पर है वो यानी स्पेन के बुर्बो, और यहाँ पर कुछ लोकल यानी ये यहाँ पर क्या है? लोकल किंग है, यानी जो इटली के हैं वही। तो वो है विक्टर इम्नुल, यानी इस एरिया पर विक्टर इम्नुल सेकंड राज करता था, जो इटली का लोकल था। उसे क्या कहते? सॉर्डियन पिडमोंट, वो यानी क्षेत्र का नाम था, या उस पार्ट का नाम था इटली के। तो असफल इटली के विद्रोह के बाद सारी जिम्मेदारी, भाई वो तो असफल हो गया, अब सारी जिम्मेदारी राजा के पास आ गई। राजा कौन था? विक्टर इम्नुल सेकेंड। यहाँ पर भी देख सकते 1830 और 1848 के असफल विद्रोह के बाद इटली के एकीकरण की यानी एकत्रीकरण की सारी पूरी
जिम्मेदारी सॉर्डियन पिडमैंट के शासक किंग विक्टर इमनुल सेकेंड पर आ गई। इसने इतावली गणराज्य का आर्थिक और राजनीतिक विकास आसान होता है। मतलब क्या, आपको भी पता है, ये इटली है, ये अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड है इटली। अगर अलग अलग क्षेत्र है तो उसके अलग अलग राज्य होंगे, अलग अलग नियम होंगे, अलग अलग जो बोल लो सब अलग होगा। पता है, राजा अलग तो बाकी सब अलग। अगर भारत यानी भारत के क्षेत्र होते हैं अलग अलग, यानी देख सकते हैं आप भारत में कानून अलग अलग नहीं है, लेकिन जी यानी उनका लागू करना थोड़ा तो अलग हो दिखा ही, आपको दिखता ही होगा। कहीं पर पुलिस स्ट्रिक होंगे, कहीं पर लूज होंगे, ऐसा दिखता ही होगा। उसी प्रकार इसने क्या किए, यानी इसने देखा अगर हमने इटली को एकीकृत कर लिया, अगर इटली को एकीकरण कर लिया या एकीकृत कर लिया तो इटली का आर्थिक और राजनीतिक विकास होगा। इससे इसका ही फायदा था, इसलिए सारी जिम्मेदारी इसने अपने सर ले ली। अपने सर ले ली इसने एकीकरण की सारी जिम्मेदारी। लेकिन ये तो राजा था, तो इसने ऑर्डर छोड़ी नीचे दिक्कत हो आपको, रुको। इसने ऑर्डर छोड़ी नीचे प्रमुख मंत्री काउर की ओर। तो यानी राजा उससे ऑर्डर गई मंत्री के पास, यानी उससे छोटी स्टेप के पास ऑर्डर गई। तो वही देखते हैं हम। प्रमुख मंत्री काउर, चीफ मिनिस्टर काउर, वो क्या था, गुड रिलेशन विद फ्रांस। यानी आपको एक स्टेटमेंट भी दिया गया है बुक में कि वो इतावली भाषा से बढ़िया फ्रांस की भाषा यानी फ्रेंच बोलता था। वो इसलिए दिया गया क्योंकि उसके फ्रांस के साथ गुड रिलेशन थे। वे भाई दोस्त था वो फ्रांस का, यानी गुड रिलेशन थे फ्रांस के उसके साथ या उसके फ्रांस के साथ। तो उसने क्या, विथ हिज इपेन ऑस्ट्रिया फोर्स इन 1859, मतलब क्या, सिंपल समझाता हूँ। उसने फ्रांस के साथ एक संधि की, यानी पिडमेंट यानी शासक ने, वो सेकंड ने, विक्टर सेकंड ने फ्रांस के साथ एक संधि की। बोला फ्रांस भाई तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसा यानी बोला नहीं, लेकिन फ्रांस भाई तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू मुझे हेल्प कर ऑस्ट्रिया हेम्सबर्ग को हराने में। और फ्रांस ने हेल्प की। तो 1859 में काउर के फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन थे, इसलिए ऑस्ट्रिया हेम्सबर्ग को तो हमने हरा दिया, यानी हमने नहीं, उन्होंने हरा दिया 1859 में फ्रांस की मदद लेके। तो आगे क्या किया, यानी इटली ऐसा था, फिर से दिखाना पड़ेगा, इटली ऐसा था, यहाँ पर ये और यहाँ पर एक था। ये तो पहले ही है, यानी पहले ही आज़ाद है समझो। ये ऊपर के आज़ाद हो गए, ये अब बचा कौन, सेंटर और ये नीचा। तो आपको एक और स्टेटमेंट दिया गया है, वो बताता हूँ पहले। ही वॉज नाइदर अ रिवॉल्यूशनर नॉर अ डेमोक्रेट, मतलब वो ना यानी क्रांतिकारी भी नहीं और यानी लोकतंत्र में विश्वास भी नहीं रखता। तो भाई क्यों, इसलिए किया क्योंकि उसको राजा से ऑर्डर आई थी। सिंपल लॉजिक, यानी वो एक क्रांतिकारी भी नहीं था और लोकतंत्र में विश्वास भी नहीं रखता था। इससे ही पता चलता है कि उसने यानी खुद के मन से नहीं की, वो राजा के ऑर्डर के कारण। हमने एक एक करके स्टेप भी देखे और 3 के बारे में पढ़ भी लिया, कौन कौन, राजा, प्रमुख मंत्री और गिसेपी मैगजीन। तो लास्ट और चौथे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चौथा कौन था, गिसेपी गैरिबाल्टी। वो गिसेपी मैगजीन था और ये गिसेपी गैरिबाल्टी है, ये याद रखना, यानी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत, शांत दिमाग से सोचना और शांत दिमाग से लिख कर आना और धूम मचा कर आना पेपर में, ऐसा करना। तो उसने क्या किया था, यानी इसने लोगों की हेल्प ली। ऊपर का हिस्सा प्रमुख मंत्री काउर ने आज़ाद कर दिया और नीचे का हिस्सा इसने आज़ाद कर दिया, गिसेपी गैरिबाल्टी। वो किस प्रकार किया, उसने लोगों की हेल्प ली। विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल ही गेव फाइट विद बॉर्बन किंग्स, मतलब स्पेन के जो बॉर्बन किंग थे ना, उससे इसने झगड़ा किया या युद्ध किया, फाइट की, किसकी मदद से, लोगों की मदद से। यानी उन्होंने वहाँ के किसानों को जुटाया और बोले, यानी किसानों को जुटाया, बोला कि हम तुमको आज़ादी देंगे, लेकिन तुम्हें फाइट करनी होगी। किसके साथ, बॉर्बन के किंग के साथ। स्पेन के बॉर्बन के किंग थे जो
यानी निचले हिस्से पर कब्जा किए हुए बैठे थे इटली के, उनके साथ फाइट करनी होगी। तो लोगों ने इसे समर्थन दिया गिuseppe गैरिबाल्डी को, और उसने फाइट की बॉर्बन किंग्स के साथ और वो जीत गया। तो आपको एक यहाँ पर एक यानी ऐसा है, नीचे वाला गिuseppe गैरिबाल्डी ने आज़ाद किया, ऊपर वाला प्रमुख मंत्री काउर ने आज़ाद किया। तो बीच में पोप शासन कहाँ गए? आपके बुक में भी कुछ नहीं दिया गया। तो आपको अरे भाई बताना बताना, यानी आपको यानी उत्सुकता लगी होगी आपको कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं बता दूं, इन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता खुद डाइल्यूट कर दी, यानी खुद अपनी सत्ता छोड़ दी। क्यों? उन्हें भी पता था ये हिस्सा गया ये हिस्सा गया, अभी युद्ध करेंगे तो भी हारेंगे, और नहीं करेंगे यानी युद्ध करेंगे हारेंगे, नहीं करेंगे तो इज्जत तो बची रहेगी ना भाई। इज्जत बचाने के लिए इन्होंने सत्ता छोड़ दी और पूरा इटली एकीकृत हो गया। कब? डेट क्या थी इटली के एकीकरण की? 1861, या ईयर बोल सकते हैं हम इसे, डेट नहीं है। 1861 को यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अंत 1861 में इमैनुअल सेकेंड यानी द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया, जिसने यानी तब राजतंत्र तो था लेकिन एकीकृत इटली का था, यानी एकीकृत इटली की। हमने इटली के एकीकरण को एकदम डिटेल में देख लिया, बुक में था जैसा। अगर एग्जाम में आए तो मार्क नहीं कटने चाहिए भाई, ऐसा ही लिख के आना। अगर सिर्फ पूछा गया कि एकत्रित इटली में किस स्टेप बाय स्टेप वो यानी यूनिफाई हुआ, तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हो, रुको, यहाँ पर 1 2 3 और नीचे का चौथा, ये 4 पॉइंट लिख के आना और पहले जोग्राफिकल सिचुएशन बताना। और सिर्फ यानी किन किन लोगों की वजह से इटली का एकीकरण हुआ पूछा गया, तो जुसेपी मेजिन, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, प्रमुख मंत्री काउर, जुसेपी गैरिबाल्डी, उन चारों के बारे में उन चारों के बारे में लिख के आना, और उन्होंने क्या क्या किया वो लिखना उन चारों के बारे में। तो आगे पढ़ते हैं हम। आगे पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, तो मैंने यानी अगली वीडियो में हम ब्रिटेन का एकीकरण देखेंगे। लेकिन भाई इस वीडियो में हम ना कुछ ये करेंगे, क्या बोलते यानी एमसीक्यू या यानी फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप जैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेंगे, थोड़े 4-5 यानी 4 ही है तो देख लेते हैं हम। तो पहला क्या है, व्हाट टेरिटरी डिड द हेम्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर, मतलब कौन से क्षेत्र पर हेम्सबर्ग शासन रूल करता था। ये पहले वीडियो से लास्ट यानी इस वीडियो तक हमने देखा है कौन से यानी क्षेत्र पर हेम्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। तो उसका आंसर है, बताओ, आप भी दिमाग लगाओ, मेरे से क्या सुनना, आप भी दिमाग लगाओ। हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, बोथ ऑस्ट्रिया हंगरी है, और रोमन है। 1 2 3 सोचो, मैं तब तक बताता हूँ। उसका आंसर है बोथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, पहले का आंसर सी, पहले का। थर्ड का, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ड्राइंग अप द टेरिटरी ऑफ वियना, मतलब वियना संधि के पीछे क्या कारण था, बताओ। 1 2 3 सोचो सोचो सोचो, अबे दिमाग को तो जोर लगाओ। आंसर 4, अनडूइंग द इफेक्ट्स ऑफ नेपोलियंस वॉर, मतलब नेपोलियन के वार यानी डी है। नेपोलियन के वॉर के वक्त जो इफेक्ट्स हुए थे बाकी कंट्रीज पर या बाकी क्षेत्रों पर, यानी जो उसने बदलाव किए थे उन्हें खत्म करना। चौथा, विच ऑफ द कोटो इज सेड बाय मैट्रेनिज, तो उसने क्या कहा था। पहला ए ऑप्शन है, बी है, सी है या डी है, सोचो। तो ऑप्शन डी सही है। गिuseppe मेजिन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर, वो इसने कहा था। और पांचवा यानी चौथा एमसीक्यू अगले वीडियो से रिलेटेड है, लेकिन इस बार बता देता हूँ, आपको याद भी रह जाएगा अगर एग्जाम आई तो। यहाँ पर क्या है, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, किस वजह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में यानी स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन के फॉर्मेशन के लिए तैयार हो गए, तो वो है इसका ऑप्शन है यहाँ पर द नेपोलियन कोड, द ट्रीटी ऑफ वियना, द एक्ट ऑफ यूनियन और द सिविल कोड। और आंसर सी सही है, द एक्ट ऑफ यूनियन। तो एमसीक्यू भी देख ले हमने, वीडियो भी पूरा समझ लिया।
भाई इटली के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको यानी गलत नहीं करके आना, इतना अच्छे से समझा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाकी दोस्तों को बताना, उनका फ़ायदा होगा, आपका ही फ़ायदा मत करना, मतलब ही मत बनना। तो यहाँ पर आपके बुक के मैप है कि यानी किस प्रकार इटली डिवाइड था, यानी पार्ट्स में छोटे छोटे। यहाँ पर किंगडम ऑफ बोथ सिलिकिल्स, यहाँ पर लोकल क्षेत्र, यहाँ पर यानी ऐसे डिवाइड है। ये पूरा मैंने बताया कि 4 पार्ट्स में हम मेजर डिवाइड कर सकते हैं इटली को, उस प्रकार। और यहाँ पर दिखाया गया है कि कब कब कौन सा क्षेत्र, यानी ये तो पूरे तरह आज़ाद था। यहाँ पर 1858, 1866, 1858 टू 60, 1870, 1860, इस प्रकार कब कब कौन सा क्षेत्र यानी एकीकृत हुआ वो बताया गया है। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है हमारा ये। बाकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, यानी जर्मनी के और ब्रिटेन के। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अच्छे से देखना। और इटली के ऊपर क्वेश्चन आए तो गलत मत करना, इतने अच्छे से तो मैंने समझा दिया है, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, अच्छे से लिख कर आना पेपर। थैंक यू।